जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू आपको एक बार फिर से सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज क्वेश्चन देखेंगे यूपीएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है। क्या है? पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी और यूपीएससी और बीपीएससी दोनों पूछता है इसे क्वेश्चन। और यूपीएससी में 30 से 35 प्रश्न यूपीएससी में सिर्फ रहता है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से। और एक छोटा सा टॉपिक में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और बहुत सारे प्रश्न इस पर पूछता भी है यूपीएससी। इससे रिलेटेड और पूछता है, रिलेटेड में जो होता है जो करेंट अफेयर्स का, क्या चीज़, करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछता है। जैसे प्रदूषण वगैरह जो है जो इसी में है, प्रदूषण वगैरह किस में है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में ही पढ़ना है। और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। कितना? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। इसको देखते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को, जो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, जो मेन बातें हैं वो आज करता हूँ। और जो अगला वीडियो में इसको रेगुलर अभी कंटिन्यू चलाएंगे। क्या? इसको रेगुलर अभी बैच, इस वीडियो को रेगुलर चलाते रहूँगा। एक नंबर में देखता हूं इसको, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी क्या है? पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इससे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। इसको देखता हूं जो पर्यावरण के एक्चुअली शुरुआत कहाँ से हुआ, तो हमको समझ से इसको 1972 से, कितना, 1972 से 5 जून 1972 ईस्वी में इसको एक सम्मेलन हुआ था, स्टॉक मेल सम्मेलन बोलिए इसको। दुनिया की सभी देशों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। दुनिया की सभी देशों ने इसमें भाग लिया था। वही कोई ऐसा देश होगा जो इसमें छूटा हुआ था। इससे जस्ट 10 ईयर बाद एक और सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में अमेरिका ने बताया कि इस पर्यावरण से हमको हमारे दैनिक जीवन एवं कुछ में इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसको हम एक्चुअली उस टाइप से नहीं मानता हूँ जिस टाइप से पूरा देश इसको हवा बना रखा है। 10 ईयर बाद तो ये हुआ 1982 में दुनिया की सभी देश जो बचे हुए थे वो सभी देशों ने इसमें भाग लिए और इसको एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए चला। और 10 ईयर बाद, फिर 10 ईयर बाद 1992 में अमेरिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने कहे कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से बहुत सारे हमारे दैनिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है और इससे पूरा देश को मानना भी बहुत ज़रूरी है। क्या है? मानना भी बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली देखते हैं कि पर्यावरण है एक्चुअली क्या, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण क्या है। पर्यावरण के एक्चुअली 2 भागों में बांटा गया है, जैविक और अजैविक। क्या है? पर्यावरण के 2 भागों में बांटा गया है, एक में है जैविक और दूसरी में है अजैविक। दोनों को मिलने से ही पर्यावरण का निर्माण होता है। क्या जी का? पर्यावरण का निर्माण होता है। दोनों को मिलने से क्या होता है? पर्यावरण का निर्माण होता है। इससे आगे देखता हूं, एक और इसको कह सकते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अध्ययन। क्या? पर्यावरण जो होता है जैविक और
अजैविक के अध्ययन को पर्यावरण कहते हैं। क्या चाहते हैं? पर्यावरण। जैविक और अजैविक के अध्ययन को पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक और अजैविक के अध्ययन को पर्यावरण कहा जाता है। इसको आगे की ओर बढ़ते हैं। इसको समझ में आया? 5 जून 1972 में क्या हुआ था? पर्यावरण को शुभ आरंभ किया गया था। इससे आगे देखता हूँ, एक प्रजाति के बारे में पढ़ते हैं। क्या चीज? प्रजाति के बारे में। कुंजी प्रजाति। कुंजी प्रजाति। कुंजी प्रजाति किसे कहते हैं? वो एक्चुअली एक, सिर्फ इतना समझिए, बाघ। बाघ क्या है? एक कुंजी प्रजाति है। क्या है? कुंजी प्रजाति है। कौन है? बाघ है। कैसे है इसको समझिए। अगर बाघ नहीं रहे तो जीव जंतु जो होता है, जैसे हिरन, क्या चीज? हिरन, चूहा, मूसा, खरगोश, ये सब क्या होगा? खरगोश वगैरह जो होता है जंगल में, ये सब की आबादी बढ़ने लगेगा। क्या होगा? आबादी बढ़ने लगेगा। और तो और क्या होगा? पूरा जितना जो घास पतवार है सभी खत्म हो जाएगा वनों में। क्या होगा? खत्म होगा। और इसको भूखे रहने की वजह से क्या होगा? पेड़ पौधे के जितने भी पेड़ पौधे का क्या है? पत्ता जो है उसको क्या होगा? ये खाने लगेगा। इसे खाने से पर्यावरण पर बहुत सारा इफेक्ट पड़ेगा, जो श्वसन के लिए बहुत ज़रूरी है पेड़ पौधा। जैसे कि आपको ये कोरोना जो हुआ था, इसमें आपको फुल्ली आपको पता चल गया होगा, ये श्वास की वजह से कितना आदमी प्राण गंवा दिए हैं। श्वास की वजह से कितना आदमी प्राण गंवा दिए। इसको आप समझिए, बाघ, हिरन, इससे क्या होता है? जो बाघ रहता है तो हिरन को खाता है। हिरन को एक एक्चुअली वही मात्रा में खाता है जितना कि इसको भोजन मिल सके, इतना भोजन इसको मिल सके। तो इसको नहीं ज़्यादा नहीं रहने की वजह से हमारा पेड़ पौधा भी मतलब सुरक्षित है, और घास पतवार जितना है वो भी सुरक्षित है। आगे की ओर देखता हूँ। एक और आपको उदाहरण लेता हूं। वनों में लगने वाली आग। वन में आग क्यों लगता है, कैसे लगता है, इसको बारे में देखते हैं। क्या चीज देखते हैं? इसको बारे में देखते हैं। रेजिन के कारण वनों में जो आग लगता है, जो रेजिन के कारण लगते हैं। वनों में जो आग लगता है किसके कारण? रेजिन के कारण लगता है। और इसमें छोटे छोटे पेड़ पत्तियां जो होती है, जो छोटे छोटे होती है, इससे क्या होता है? रेजिन होता है, रेजिन उत्पन्न होता है। और रेजिन से क्या होता है? घाना होने के वजह से रेजिन में आग लग जाता है। रेजिन के कारण ये वनों में आग लग जाता है। इसको बचाने के लिए कभी कल आप न्यूज में सुने होंगे कि सरकारों ने वनों में चौड़ा पत्तियां वाला वृक्ष लगाने के नियम पारित किए हैं। तो इससे एक बड़ा पत्ती होगा, बड़ा पत्ती लगाते हैं, जो क्या होता है? जीन को रोकता है। मान लिया जाए तो एक वन में 500 ये क्या चौड़ा पत्ती वाली वृक्ष है। क्या है? चौड़ा पत्ती वाली वृक्ष है। और वनों में आग लग गया। वनों में जब आग लग गया तो वन में आग लगने की वजह से, जीन के वजह से क्या है? रेजिन के वजह से
जब आग लगा रेजिन की वजह से, तो जब आग लगा तो इसको रोकने के जो काम होता है, रोकने के काम कौन? चौड़ा पत्तियों वाला वन करता है। कौन करता है? चौड़ा पत्तियों वाला वन करता है। इसको आगे इससे आप समझ में आया होगा आपको। एक और उदाहरण लेते हैं वन के बारे में। पर्णपाती वन क्या होता है? पर्णपाती वन वैसे वन जो साल में अपना पत्ता पूरा, उसका अपना पत्ता पूरा झड़ जाता है। क्या होता है? झड़ जाता है। झड़ जाता है क्या होता है इसका? साल में एक दफा पूरा पत्ता झड़ जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पर्णपाती वन। क्या कहते हैं? पर्णपाती वन। तो मान लिया जाए दुनिया में पूरा पर्णपाती वन अगर रहा तो जीव जंतु के भी तो हानि होगा, हम लोग के भी हानि होगा। जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को क्या करता है? वो छोड़ता है, तो हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो पर्णपाती वन को बचाने के लिए सदाबहार वन होता है। क्या होता है? सदाबहार वन। सदाबहार वन ये क्या होता है? ये सूखे पत्तों को बचाता है। ये जो गिरा हुआ पत्ता होता है इसको बचाता है, क्योंकि इसमें सीधे ये एक सूखा हुआ हो जाता है। क्या होता है? ये एक सूख जाता है, फुल्ली एक सूख जाता है एक तरह के। उसके बाद 2-4 महीना बाद ही फिर से उत्पन्न लेते हैं। कौन? पर्णपाती वन। क्या होता है? पर्णपाती वन एक बार फिर से उत्पन्न होते हैं, उसके बाद पूरा हरियाली होता है। क्या होता है? हरियाली होती है। क्या होती है? हरियाली होती है। एक्चुअली देखते हैं प्रजाति किसे कहते हैं। बहुत हम उपयोग में लाए हैं इसको, बात को आगे की ओर देखता हूं, जो प्रजाति किसे कहते हैं। इतना आपको फुल्ली समझ में आया होगा। प्रजाति उसे कहते हैं वैसा दो जीव जिसका वैसा दो जीव वैसा दो जीव जिसके दो लैंगिक प्रजनन में भाग लेती है और उससे उत्पन्न जीव लैंगिक प्रजनन के द्वारा दूसरे को उत्पन्न देता है, उसको क्या कहते हैं? उसको प्रजाति कहते हैं। उसको प्रजाति कहते हैं। प्रजाति जैसे घोड़ा की एक प्रजाति होती है, भैंस की एक प्रजाति होती है, गाय की एक प्रजाति होती है, कुत्ता की एक प्रजाति होती है। हर एक चीज़ की एक ही अलग अलग जो उदाहरण बताया उसका एक प्रजाति होती है। क्या होती है? यह एक प्रजाति होती है। आगे की ओर देखता हूं, आगे की ओर में क्या है? एक बहुत बढ़िया आपको उदाहरण लेता हूं प्रजाति से। गधा और घोड़ा के मिलने से, लैंगिक जनन से क्या होता है? लैंगिक से घोड़ा और गधे को लैंगिक से खच्चर का उत्पन्न होता है। क्या होता है? खच्चर। क्या होता है? खच्चर उत्पन्न होता है। किससे? घोड़ा और गधे से। इसीलिए इसे गधे का बच्चा कहा जाता है। गधे के बच्चा कहा जाता है, इसीलिए इसे गधे की बच्चा
कहा जाता है। हम लोग इसलिए इसको गधे के बच्चा किस लिए कहते हैं, क्योंकि पुरुष की प्रधानता ज़्यादा होती है। क्या होता है, पुरुष की प्रधानता ज़्यादा होती है। तो अगर नर पुरुष, नर और मादा, अगर घोड़ा मादा रहा और नर गधे रहा, इसको लैंगिक से जो उत्पन्न होगा वो क्या होगा, खच्चर उत्पन्न होगा। क्या होगा, खच्चर उत्पन्न होगा। और गधा और घोड़ा ये मादा हुआ और ये हो गया नर, इससे लैंगिक, इससे उत्पन्न होगा वो क्या होगा, ये आपसे कमेंट में पूछता हूँ, ये क्या होगा, इसको आप कमेंट में जवाब जरूर दे। क्या होगा, इससे हिन्नी होता है। क्या होता है, हिन्नी होता है, हिन्नी होता है। क्या होता है, हिन्नी उत्पन्न होगा। अगर ये मादा रहा, ये नर रहा, ये मादा रहा, ये नर रहा, तो इससे उत्पन्न खच्चर होगा और इससे उत्पन्न हिन्नी होगा। क्या होगा, हिन्नी होगा। आगे की ओर देखता हूं। एक देखता हूं स्थानिक प्रजाति। क्या चीज, स्थानिक प्रजाति, स्थानिक प्रजाति। स्थानिक प्रजाति वैसे प्रजाति जहां पे उसको उत्पन्न हुआ है वो एक स्थानिक प्रजाति होगा। क्या होगा, वो एक स्थानिक प्रजाति होगा। वैसा प्रजाति जहां पर वे उत्पन्न होते हैं उसे स्थानिक प्रजाति कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थानिक प्रजाति कहते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे स्थानिक, एक्चुअली एगो और उदाहरण देता हूँ देश के बारे में। ये अपना देश को जो नागरिक होगा वो देशी होगा और विदेश के जो नागरिक होगा जो क्या होगा, विदेशी होगा। उसी तरह से स्थानिक जो जहाँ पे ये उत्पन्न होगा उसको स्थानिक कहते हैं, उस वहाँ पे नहीं होगा उत्पन्न उसको अस्थानिक कहते हैं। स्थानिक के लिए जैसे मैं आपको उदाहरण लेता हूँ, भारत में चावल, क्या होता है, चावल। चावल जो होता है जो छत्तीसगढ़ में उत्पन्न हुआ है, इसको ये क्या है, एक स्थानिक प्रजाति है। ये एक क्या है, स्थानिक प्रजाति है, क्योंकि यहाँ की साक्ष्य यहाँ चावल की यहीं से मिली है और यहाँ सबसे ज़्यादा प्रजाति चावल के पाई जाती है, इसीलिए यहाँ उत्पन्न हुए क्या चीज़, चावल। अब इससे क्वेश्चन और बन सकता है, एक्चुअली ये बताइए जो वैज्ञानिक जो होता है जो ये पता कैसे लगाता है, वैज्ञानिक पता कैसे लगाता है जो ये चावल जो हुआ है जो छत्तीसगढ़ में ही हुआ है, कहाँ, छत्तीसगढ़ में ही हुआ है। जैसे अमेरिका में मकई जिसको बोलते हैं देहात में हम लोग, मक्का जो होता है जो अमेरिका में उत्पन्न हुआ है, ये कैसे पता लगाता है वैज्ञानिक, ये आपसे पूछता हूँ, बताइए, इसका जवाब दीजिए जरा। इसको जो होता है जो उप प्रजाति को देखकर, उप प्रजाति इससे रिलेटेड प्रजाति, जैसे में छत्तीसगढ़ जो होता है, छत्तीसगढ़ जो होता है इसमें 50,000, बहुत बड़ा आंकड़ा है, इसको ध्यान में रखिएगा। 50,000 प्रकार की क्या चीज़, चावल की प्रजाति यहाँ पाई जाती है। 50,000 प्रकार की
चावल की प्रजाति कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में। उसना चावल, अरबा चावल, मोटका चावल, ये मतलब बासमती, तो हर एक तरह के अलग अलग चावल, टोटल 50,000 प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। इसीलिए यहाँ कहाँ छत्तीसगढ़ को चावल की कटोरा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन रेलवे वगैरह में ये सब पूछता है, चावल की कटोरा किसे कहते हैं, तो ये छत्तीसगढ़ के, किसको? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। इसको देखिए, आज का यहाँ कल ग्लोबल से पढ़ाऊंगा, ग्लोबल इन्वायरमेंट। ग्लोबल इन्वायरमेंट से कल से क्लास स्टार्ट होगी रेगुलर। और वैश्विक जिसको बोलते हैं, वैश्विक बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको देखिए और समझिए ये कहाँ से क्वेश्चन उठाता है यूपीएससी और कहाँ डालता है। और इसको साथ साथ यूपीएससी के प्रीवियस ईयर भी करवाऊंगा। क्या चीज़? प्रीवियस ईयर भी करवाऊंगा। इसको साथ साथ में ये कहाँ से क्वेश्चन उठाता है, कैसे उठाता है रेगुलर। जैसे ये इसको और थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को उतना पूरा देश नहीं समझते थे, क्योंकि उसको कोई देश महत्व ही नहीं देते थे, कोई देश उसे महत्व ही नहीं देते थे। और अचानक क्या हुआ, 2011, कितना 2011 में यूपीएससी ने इतना ना क्वेश्चन पूछ दिया पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से, लगभग 30 से 35% क्वेश्चन पूछा था। 30 से 35 क्वेश्चन पूछा था। किससे? ग्लोबल एंड इन्वायरमेंट से। ग्लोबल एंड इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछा था, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से 30 से 35 क्वेश्चन पूछा था। मैं दावा के साथ आपको कहता हूँ, दावा के साथ कि 25 से 30 क्वेश्चन अब की भी इससे क्वेश्चन रहेगा। 25 से 30 क्वेश्चन इससे अभी भी रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको पढ़िए, इस रेगुलर क्लास अभी देखिए और कैसा लगता है क्लास जरूर बताइए मेरे।